कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसा सामाजिक विज्ञान का नवंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड है कि यहाँ पर नवंबर महीने का सामाजिक विज्ञान का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो आपको पूरा देखना और साथ ही पूरा आपका रियल पेपर, ठीक है। यही पेपर आपको स्कूल में मिलने वाला, सेम टू सेम हम जो कराने वाले यही पेपर आपको स्कूल में मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देखते कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान। और साथ ही आपको बता दें, आपको अपने इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, जिससे वो भी सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरे 20 में 20 अंक ला सके, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 10 प्रश्न दिए गए, तो जो कि आपके 20 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सभी के आंसर कराए जाएंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहला आपका प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या सुनिश्चित किया गया है। तो जो आपका पहले का आंसर रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। यह अधिकार न केवल शारीरिक जीवन को बचाए रखने का अधिकार है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, स्वतंत्रतापूर्वक सोचने और अभिव्यक्ति करने का अधिकार, और ठीक है निजता का अधिकार, और ठीक है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। संक्षेप में, ठीक है, अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से अपनी जान से वंचित ना किए जाए और स्वतंत्रतापूर्वक जी सके, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। पूरा आपको याद कर लेना है, और अगर आप यहाँ पूरा याद नहीं करना है तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, जो आपका लिखा अनुच्छेद 21 से, ठीक है, स्वतंत्रतापूर्वक जी सके, यहाँ तक भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, 3 लाइन। नहीं तो आप यहाँ पर, ठीक है, अधिकार शामिल है, यहाँ से लेकर आप यहाँ पर भारतीय से लेकर शामिल है, यहाँ तक याद कर लेना। नहीं तो आप यहाँ पर अनुच्छेद 21 से लेकर जी सके तक याद कर लेना, ठीक है। जो आपको सही लगे वो याद कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है। फिर दूसरा आता है आपका यहाँ पर, औपनिवेशिक शासन के दौरान आरक्षित वनों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान आरक्षित वनों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों की पूर्ति करना था, ठीक है। उनके भारत की विशाल वन क्षेत्रों, ठीक है, उन्होंने भारत की विशाल वन क्षेत्रों को अपने, ठीक है, नियंत्रण में लेकर लकड़ी, अन्य वन उत्पादों का व्यापार करने और औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल प्राप्त करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने वनों को स्थानीय लोगों के उपयोग से दूर रखकर उनके जीवन यापन के साधनों को सीमित करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया था। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का। तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है, इसको। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है तीसरा। तो तीसरा आता है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान पारित 1927 के वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो आपका तीसरे का आंसर रहेगा, आपको मुख्य उद्देश्य बताने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा 1927 का भारतीय वन अधिनियम मुख्यतः ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था वन उत्पादों को, ठीक है, वन उत्पादों का व्यापार। ब्रिटिश सरकार भारत के विशाल वन क्षेत्रों से लकड़ी और अन्य वन क्षेत्र, ठीक है, अन्य वन उत्पादों का व्यापार करके आर्थिक लाभ उठाना चाहती थी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा उद्देश्य हो जाएगा औद्योगिक विकास। ब्रिटिश, ठीक है, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना भी इस अधिनियम का उद्देश्य था। फिर आपके यहाँ पर तीसरा उद्देश्य रहेगा स्थानीय लोगों को पर नियंत्रण। वनों को आरक्षित करके स्थानीय लोगों के वनों पर निर्भर रहने को कम करना और, ठीक है, ब्रिटिश शासन को मजबूत करना। ये आपके यहाँ पर 3 उद्देश्य हो जाते हैं, तो तीनों को आपको याद करना है, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका चौथा आता है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तनों को लिखिए, ठीक है। तो आपका जो चौथे क्वेश्चन का आंसर है वो देख लेते हैं। आपको 2 मुख्य, ठीक है, 2 परिवर्तनों को लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए 2 प्रमुख परिवर्तन, ठीक है। वन क्षेत्रों का वर्गीकरण। ब्रिटिश शासकों ने वनों को आरक्षित और सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकार सीमित हो गए। फिर आपका दूसरा रहेगा वन उत्पादों का व्यावसायिक उपयोग। वनों को लकड़ी और अन्य उत्पादों के स्रोत के रूप में देखा गया, जिससे वनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ। ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां आता है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपली सा आप यहाँ पर देख लीजिए, युद्ध से जंगल कई कारणों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। लकड़ी की अधिक मांग,
ठीक है, और जंगल में आग लगना, और आप यहाँ पर सैन्य गतिविधियाँ और जंगली जानवरों पर प्रभाव। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और साथ ही इनका जो विवरण है, तो विवरण अगर आप यहाँ पर याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हेडिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, लकड़ी की अधिक मांग और जंगल में आग लगना, ठीक है, सैन्य गतिविधियाँ और जंगली जानवरों पर प्रभाव। क्योंकि आपका ये 2 नंबर का है तो इसलिए आपको हेडिंग याद कर लेनी है। ठीक है, 4 जो हेडिंग दी गई, इन चारों हेडिंग को याद करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का वर्णन कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत का नागरिक होना। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आयु, ठीक है, उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्यता के लिए योग्यता, उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, और लाभ के पद पर नहीं होना, उम्मीदवार किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो पूरा आपको याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन आता है सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ लिखिए। तो आपको सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सरकार के सभी मंत्री मिलकर अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई भी मंत्री कोई गलती करता है तो पूरी सरकार को उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसको पूरा आपको याद करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 8वां आता है, उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है व उसे कैसे हटाया जाता है, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा उस पर। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले, ठीक है, निर्वाचकगण, ठीक है, निर्वाचकगण के, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वां आता है संसद और विधानसभा में आपको अंतर लिखना है। तो हम यहाँ पर संसद और विधानसभा में अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संसद और विधानसभा में अंतर। संसद, ठीक है, संसद का सदस्य होता है और पूरे देश के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। और विधानसभा सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य होता है और केवल उस राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यही आपका अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अंतर यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, आपको हेडिंग डालिए संसद, इसको आपको पूरा याद करना। फिर आपको हेडिंग डालिए विधानसभा सदस्य, तो इसको पूरा याद कर लेना। ठीक है, यही आपका एक अंतर है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लीजिए, आपको 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, वन इलाके में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के 2 साधन कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर 2 साधन लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, वन इलाके में रहने वाले लोग मुख्यतः निम्नलिखित 2 साधनों में अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा वन, ठीक है, आप यहाँ पर वन उत्पाद, भी जंगल से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे कि लकड़ी, फल, जड़ी बूटियाँ, शहद आदि को इकट्ठा करके बेचते हैं। फिर दूसरा का शिकार, तो कुछ समुदाय पारंपरिक रूप से शिकार करके अपना भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। हालांकि कई जगहों पर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और जो हमने आपको यहाँ पर आंसर बताया, सभी आंसर को आपको याद कर लेना। पूरा आपका रियल पेपर है और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।